तो मोटे तौर पे मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से बातचीत के आधार पर कि शॉर्ट टर्म एक डायरेक्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, हेजी पिक्चर, समझ में नहीं आ रहा, फेड वालों को नहीं समझ आ रहा, हमको क्या समझ में आएगा कि पता नहीं क्या हो सकता है, किस ट्रेजेक्ट्री में जाएगा। तो लेकिन डीप डाउन अभी जब हम लोग करेंगे तो पता लगेगा कि सेक्टोरली, स्टॉक वाइज भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। रादर कि आप दिन भर निफ्टी, बैंक निफ्टी देखते रहें, उससे आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, क्योंकि वो ट्रेडिंग वाले इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट होता है कि एक बार खरीद कर 10 साल तक बैंक निफ्टी पड़ रहा है हमारे पास, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, बैंक निफ्टी तो नहीं, पर आई थिंक आप वही मॉडल ETF मत बताइए सर, बैंक निफ्टी में आप अपना बैंक निफ्टी बना लीजिए, छोटा निफ्टी बना लीजिए, वो स्मॉल केस टाइप, स्मॉल केस अपना मॉडल पोर्टफोलियो बना लीजिए, बिल्कुल क्यों नहीं बना सकते। ओके, तो ये एक इशू हम लोगों ने सॉल्व किया। अब दूसरा मुद्दा आता है जो बड़ा आजकल हॉट है, गर्म है। ये जो नए ज़माने की कंपनियां आई थी पिछले 1-1.25 साल में, खूब लिस्टिंग हुई और बहुत ज़बरदस्त सब्सक्रिप्शन और बढ़िया लिस्टिंग हुई। और ग्राफिक देखिए भी स्क्रीन पे हम लोग चलाएंगे कि वो अपने ऊपरी लेवल से कहाँ से क्या इशू प्राइस था, फिर कहाँ से कहाँ पहुँच गए। ये क्यों गिर रहे हैं? सर देखिए, एक तो इसके 2 कारण हैं। एक कारण ये है, एक एक्सटर्नल रीज़न है, और एक है इन कंपनीज की खुद की प्रॉब्लम्स। जो एक्सटर्नल रीज़न है कि जब इनके IPO आए थे तो उस टाइम पे जो आप US में देखें, फैंग स्टॉक्स की धूम मची हुई थी। तो फैंग मतलब फेसबुक, एप्पल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, एनवीडिया, गूगल, ये सब मतलब इन्होंने इतनी वैल्यू क्रिएट करी थी बिलियंस ऑफ डॉलर्स में, मतलब $1 ट्रिलियन की मार्केट कैप पे ये कंपनीज पहुंच गई इसमें कुछ। तो लोगों को लगा कि भाई ये जैसा इन्होंने किया, अब ये हमारे जो न्यू एज लिस्टिंग है, आप स्क्रीन पे दिखाई रहे हैं नाम, पेटीएम, नाइका, कार्ट्रेड और ये सब जो लिस्ट हुए, तो ये सब भी ऐसा ही धमाका कर देंगी। और IPO मार्केट में हमने देखा है हर 6 साल में एक बूम आता है, और उस बूम में बहुत सारी चीज़ें ऐसी IPO हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए उस समय पे। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सारी कंपनीज का जब IPO आया तो ये प्रॉफिटेबल नहीं थी ये कंपनीज, और अभी भी नहीं है। और नेट लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी छोड़ दीजिए, कैश फ्लो लेवल की प्रॉफिटेबिलिटी छोड़ दीजिए, EBITDA लेवल पे भी ये प्रॉफिटेबल नहीं है। और इसके बीच में क्या हो गया कि जो फैंग स्टॉक्स की वैल्यूएशन थी, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स की वैल्यूएशन थी ग्लोबली, वो मैसिव करेक्शन आया उसमें। मतलब $200 का स्टॉक $20 पे आ गया। आप देखिए शॉपिफाई, पेपैल, बड़ी बड़ी कंपनीज, मतलब मेटा देख लीजिए आप, जिसको भी देख लीजिए, मतलब वो ऐसे लेवल पे आ गए। अलीबाबा देख लीजिए, अलीबाबा, मेituan दियानपिंग, जो ग्लोबल बेंचमार्क्स थे, बाइडू, टेंसेंट, बाइट डांस, जो लोग कहते थे भाई ये ग्लोबल बेंचमार्क्स हैं टेक कंपनी के वैल्यूएशन के, वही 80% गिर गए। नैस्डैक 30-35% गिर गया। तो एक तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है जो वैल्यूएशंस ने इंपैक्ट किया। दूसरा फैक्टर ये है कि जो सप्लाई आ रही है इन स्टॉक्स में फ्रॉम ओल्ड इन्वेस्टर्स, जिनकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन अभी भी बहुत कम है कंपेयर टू मार्केट प्राइस। क्योंकि हम देखते हैं एज एन इन्वेस्टर कि 2000 रुपए पे इशू किया हुआ स्टॉक 400 रुपए पे आ गया, पर हम ये नहीं देख पा रहे हैं कि जो बेच रहे हैं उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो 20 रुपए है, तो उसके लिए तो अभी भी बहुत प्रॉफिट में है जिस भाव पे निकल जाए। नहीं तो मान लीजिए आपने 10 रुपए में लगाया, हाँ, एंजल इन्वेस्टर या सीरीज 1, 2, 3, 4, 5, 100 वाली सीरीज में भी आपने 25 रुपए तक लगाया जी। फिर IPO हुआ 75 रुपए पर, हाँ, है ना, लिस्टिंग हुई 125 रुपए पे, फिर वो गिर के 50 रुपए आ गया। हाँ, बिल्कुल। तो आप फायदे में हैं, मैं फायदे में हूँ, लेकिन आप बेच क्यों रहे हैं? क्योंकि आपको भरोसा नहीं है क्या? नहीं, मेरे को एक तो सबसे बड़ा रीजन है कि मेरा जो ग्लोबल फंड है वो इतने स्ट्रेस में है कि मुझे वहाँ पे अपना कैश शोर अप करना है। जैसे सॉफ्ट बैंक ले लीजिए, टाइगर ग्लोबल ले लीजिए, जितने भी बड़े ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फंड्स हैं जिन्होंने भर भर के पैसा लगाया था, वो सबके डीप डिस्ट्रेस में है। उनके खुद के सॉफ्ट बैंक का वैल्यूएशन जापान में 50-60% गिर गया है, तो उनको कैश शो अप उसका कारण है कि ब्याज देने पड़ रही है, इसलिए पैसा चाहिए मेरे को, पैसा चाहिए। तो अब वो जहां से भी बिक रहा है, प्रॉफिटेबल एग्जिट्स हो रहे हैं, वो लेके निकाल रहे हैं अभी इस टाइम पे। और दूसरी प्रॉब्लम ये नीरज जी कि ये जो कंपनीज है ये अभी भी इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस नहीं दे पा रही हैं कि कब प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। क्योंकि आप डिलीवरी को देख लीजिए, वो कह रहे हैं कि 2025 में भी हमारा लॉस बनेगा। अब 2025 में लॉस बनेगा और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मैं आपको 30-40 हज़ार करोड़ की वैल्यूएशन दे दूं। तो एज एन इन्वेस्टर वी ऑलवेज से कि भाई दूसरे भी तो ऑप्शंस हैं हमारे पास, जरूरी थोड़ा ना इसी में इन्वेस्ट करना है। तो स्पेस को जाने देते हैं, बाद में देखेंगे जब क्लैरिटी आएगी, प्रॉफिटेबल मॉडल इमर्ज होगा, किसी का होगा तो वापस आ जाएंगे। गनीमत की वो 2025 करें, किसी एक कंपनी ने कहा था मुझे पता ही नहीं कब प्रॉफिट में होंगे। अब कहना वो भी वही चाह रहे थे, पर 25 पे रुक गए। कब प्रॉफिटेबल होंगे मुझे भी नहीं पता, नहीं मालूम, सच में नहीं मालूम। हमने मॉडल्स रन किए, नंबर्स रन किए, हमारे एनालिस्ट खुद सोचते रहते हैं कि भाई यूनिट इकोनॉमिक्स पे आप लॉस मेकिंग है, मतलब आप यूनिट लेवल पे, फिर मैं आपका कॉर्पोरेट एक्सपेंस, फिर मैं आपका मार्केटिंग एक्सपेंस सब डालूं
तो ये तो मुझे दूर दूर तक ये मॉडल प्रॉफिटेबल दिख ही नहीं रहा है। ये अनुराग जी बड़े मुस्कुरा रहे हैं हम लोगों की बातें सुन के सर भी हिला रहे हैं क्योंकि बहुत पहले इन्होंने ऐसी बातें हम लोगों को बताई थी। अनुराग जी क्या हुआ, ये क्या चक्कर में क्यों बेच रहे हैं लोग इतना? सर ये तो फेवरेट टॉपिक है मेरा। सर देखिए, इसमें ना हर जनरेशन की एक नई लर्निंग्स होती हैं। 2000 में .com वाली लर्निंग अलग रही, 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस की लर्निंग अलग रही, ये एक डिफरेंट फ्लेवर में लर्निंग आई। तो 2008 के बाद से क्या हुआ कि जब मनी इंटरेस्ट रेट तकरीबन 0 हो गया, तो यहाँ पर एक फ्री कैपिटल अवेलेबल था जो ढूंढ रहा था कि अब कहाँ इन्वेस्ट करें। और तकरीबन उन्होंने उस कैपिटल ने ग्लोबली एंड इवन यूएस में ये सोचा कि ये कंपनी जो स्टार्टअप सीधे आकर के लिस्ट हो जाती हैं तो वो पूरा प्रॉफिट कैप्चर कंज्यूमर्स कर लेते हैं, रिटेल कर लेता है। उन्होंने साइकिल को सोचा कि इसको शॉर्ट चेंज करते हैं। वीसीज हाइपर एक्टिव होकर के उन्होंने स्टार्टअप्स को बोला कि आपको मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, हम आपको फंड करते हैं, टाइम पे जब कंपनी का साइजेबल मार्केट शेयर हो जाएगा तब लिस्ट करेंगे। तकरीबन ये खेल हर जगह हुआ। तो यहीं पे आप देखते हैं कि उबर यहाँ पर जैसी कंपनीज बनी, फेसबुक जैसी कंपनीज बहुत जल्दी लिस्ट हो गई थी, लेकिन अब कोई ऐसी कंपनी लिस्ट होती नहीं है टाइम पे जहां पे इन्वेस्टर्स को वेल्थ क्रिएट हो। तो वही कहानी इंडिया में भी हुई तकरीबन। तो फिर उसी समय के ये सब स्टार्टअप्स जो हैं उसी समय इन्होंने उनका इंसेप्शन हुआ। अब इसमें कहानी में ये होता है कि देखिए, अब जब बायर बहुत स्मार्ट हो जाता है तो वो अपनी एग्जिट को बड़ा टाइम करना चाहता है, और उसने जो मेजर प्रॉफिट है वो कैप्चर कर लिया है। अब उन्होंने साइजिंग करके आईपीओ को तकरीबन, नीरज जी मेरा मानना है कि अबाउट 5x ओवर प्राइस किया। सो यूजुअली जो भी लिस्टिंग प्राइस कंपनीज ने रखा, आई थिंक इसमें जोमेटो का एक एक्सेप्शन हो सकता है, बट उसके बाद जिसने भी प्राइस रखा, अबाउट एक्चुअल प्राइस 20% से ऊपर नहीं होना चाहिए। उन्होंने उसको 5x करके किया। बिकॉज देखिए, वीसीज में 10 घोड़ों पे दाव लगाते हैं, उसमें से एक घोड़ा चलता है, वहीं से उनको ज्यादा पैसे निकालने होते हैं क्योंकि बाकी जगह तो उनका लॉस हो गया होता है। तो उनका रेट ऑफ रिटर्न उनको विनर्स से ज्यादा चाहिए। तो इस हिसाब से नीरज जी जो प्राइसिंग बनी वो सिग्निफिकेंटली हायर बनी, आई वुड से 5x ऊपर बनी जो यूजुअल प्राइस होना चाहिए। वो मैं इसलिए भी कह रहा हूँ नीरज जी, बिकॉज एक मार्केट साइजिंग होती है। हम टोटल एड्रेसेबल मार्केट की स्टोरीज वीसी से वो तो सुनाएंगे, लेकिन अगर एक कंपनी यूएस में $100 या 100 बिलियन पर है तो इंडियन काउंटर पार्ट 10 बिलियन से ऊपर नहीं हो सकता। इकोनॉमी का साइज भी होता है, मार्केट पोटेंशियल होता है, तो वो उससे ऊपर नहीं जाता। और ये इन्होंने तमाम उस बेंचमार्क को भी नजरअंदाज किया। तीसरा नीरज जी, अब देखिए, आईपीओ लाने से पहले 1:500 की रेशो में बोनस शेयर्स इशू किए। अब ₹1 का शेयर है। देखिए, ये सब कंपनीज जो हमारी पहले जिन आईपीओ में वेल्थ बनी, आईपीओ का मतलब होता है कंपनी आ रही है ग्रोथ कैपिटल लेने के लिए। सो टीसीएस, इन्फोसिस, तमाम तरह के हमारे बैंक्स जो बोल लीजिए आप, कोटक बैंक एंड एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसी बैंक, दे ऑल केम इनटू द मार्केट वेरी अर्ली, ग्रोथ कैपिटल लिया। इन्वेस्टर्स को 20 साल तक इनकी 20% के अगर का फायदा मिला, और वो वेल्थ इन्वेस्टर्स में शेयर हुई। इन्होंने वो सब किया ही नहीं। वो आज मार्केट में जब कंपनी लिस्ट हो रही है तभी उसका शेयर ₹1 का है। बैंक्स को 20 साल लगे ₹1 के शेयर पे आने पे। तो देखिए, वो शॉर्ट चेंज हो गई सारी ग्रोथ। आज जो आप खरीद रहे हैं वो ओवर प्राइस है, उसमें अगले 5 साल की ग्रोथ भी ऑलरेडी इनकॉर्पोरेटेड है। अब उसके बाद कंपनी चले नहीं चले वो रिस्क भी इन्वेस्टर्स का है। तो आई थिंक दिस इज अ न्यू लर्निंग। लोगों ने नई लर्निंग सीखी कि आईपीओ, हर किस्म का आईपीओ